इससे पहले वाला वीडियो जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाया था, चैप्टर कंप्लीट उसमें नहीं हो पाया था, तो जो बाकी की चीज़ें रह गई हैं वो हम इसमें बता देते हैं। आप उस वीडियो को और इस वीडियो को कोरिलेट कर लीजिएगा, इतना हमारे ऊपर एहसान कर दीजिएगा, ठीक है। तो बच्चों देखो, हमने आपको फॉर्मेशन ऑफ सेकंड मिनिमा के लिए बताना शुरू किया था, वो वीडियो कट गया था। तो अगर हम पाथ डिफरेंस बीके की वैल्यू 2 लैम्डा ले लें, पाथ डिफरेंस बीके की वैल्यू जब हम 2 लैम्डा लेंगे तो इमेजिन स्लिट टू बी डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। अब हमने ये इमेजिन किया, इमेजिन स्लिट टू बी डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। अब देखो, ये ए है, एक पार्ट तुमने C1 कहा, ये सेंटर वाला पार्ट, ये C2 और ये B, ठीक। अब वही जो ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट की वेव्स थी उसमें से हम उन वेव्स को कंसीडर कर रहे हैं जो डिफ्रैक्ट हुई हैं। तो मान लो एक डिफ्रैक्टेड वेव ये है, एक डिफ्रैक्टेड वेव ये है, थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं, एक डिफ्रैक्टेड वेव ये है, एक डिफ्रैक्टेड वेव ये है, एक डिफ्रैक्टेड वेव ये है। तो ये मान लो 2P1, वो P1 था, इसे आप P2 मान लो सेकंड मिनिमा के लिए। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, तो आपने जो ओरिजिनल पाथ डिफरेंस अज्यूम किया है 2 लैम्डा, इसको हम एक दूसरे प्रोसीजर से लिख देंगे 4 टाइम्स लैम्डा बाई 2। बात बेटा वही लिखी हुई है, लेकिन लिखने का अंदाज जरा दूसरा है। तो यह सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल कहती है कि ये होगा 3 लैम्डा बाई 2, फिर ये होगा 2 लैम्डा बाई 2 और ये होगा लैम्डा बाई 2। ये पाथ डिफरेंस बिटवीन द वेव ओरिजिनेटिंग फ्रॉम दीज 2 पोर्शन, और इन दोनों के बीच में भी पाथ डिफरेंस बिटवीन द ओरिजिनेटिंग फ्रॉम दीज 2, वो जो है लैम्डा बाई 2 का आ जाएगा। पाथ डिफरेंस कितने का आ जाएगा? लैम्डा बाई 2 का। तो फॉर एवरी वेव corresponding to part AC1, यहां से मान लीजिए एक वेव आपने निकाली, there is a wave corresponding to part C1C। अब ये दो वेव्स हैं, these two waves meet at point P2 with the path difference of lambda by 2. These two waves meet at point P2 with path difference lambda by 2, resulting destructive interference। अब इन दोनों पोर्शन की वजह से यहां पर अंधेरा होगा, रिजल्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सिमिलरली लिख दीजिए, सिमिलरली इस पार्ट से निकलने वाली, सॉरी ये तो पहले के लिए एक्सप्लेनेशन हो गया। अब दूसरे के लिए, यहां से एक वेव और यहां से एक वेव, जरा देखो इन दोनों के बीच में पार्ट डिफरेंस क्या है। 3 लैम्डा बाई 2 माइनस 2 लैम्डा बाई 2 करोगे तो सिर्फ लैम्डा बाई 2 ही बचेगा। सिमिलरली वी कैन एक्सप्लेन द डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस फॉर द C1, C2 एंड C2B। सिमिलरली वी कैन एक्सप्लेन द resulting interference due to two waves originated from part C2 and C2B. Hence
अब देखो, इन दो पार्ट की वजह से भी अंधेरा, इन दो पार्ट की वजह से भी अंधेरा, तो अंधेरा प्लस अंधेरा इज इक्वल टू अंधेरा, यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस प्लस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इट इज इक्वल टू डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो लेकिन अब चूंकि हमने पार्ट डिफरेंस 2 लैम्डा माना है, तो 1 लैम्डा पर फर्स्ट मिनिमा मिला था, 2 लैम्डा पे सेकंड मिनिमा मिलेगा, 2 लैम्डा पे सेकंड मिनिमा मिलेगा। तो एंगुलर स्प्रेड या एंगुलर पोजीशन ऑफ सेकंड मिनिमम, अब इसी से हम लिखेंगे, हेंस एंगुलर पोजीशन ऑफ सेकंड मिनिमम, एंगुलर पोजीशन ऑफ सेकंड मिनिमम, ये साइन थीटा 2, परपेंडिकुलर क्या है बेटा, बी के, अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, ए बी, इसकी वैल्यू आपने क्या ली थी, ई, तो बी के अपॉन ए बी, इट इंप्लाइड दैट साइन थीटा 2 इज इक्वल टू 2 लैम्डा डिवाइडेड बाई ई, ये एंगुलर पोजीशन ऑफ सेकंड मिनिमम आ गई। अब इसी तरीके से 3 लैम्डा ले लोगे तो स्लिट को 6 हिस्सों में डिवाइड करोगे। अब हर 2 हिस्से से जो वेव सुपरपोज करेंगी उनके बीच में पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2 का होगा, और लैम्डा बाई 2 के पार्ट डिफरेंस से जब 2 वेव सुपरपोज करती हैं तो उनके बीच में जो उनका रिजल्टिंग इंटरफियरेंस होता है वो डिस्ट्रक्टिव होता है। तो 2 पार्ट करके एक दूसरे को कैंसिल करते जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से 4 लैम्डा ले लोगे तो 8 पार्ट हो जाएंगे, 5 लैम्डा ले लोगे तो 10 पार्ट हो जाएंगे। यानी अगर वेवलेंथ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा का है और सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं, तो फिर आपको वहां पर रिजल्टिंग इंटरफियरेंस डिस्ट्रक्टिव मिलेगा, ठीक है। तो ये डिफ्रैक्शन का तरीका है। देखो मैंने आपको पहले ही बताया कि डिफ्रैक्शन इंटरफियरेंस का एक स्पेशल केस है, मैंने बाकायदा डेफिनेशन लिखा रखी है, बेईमानी मत करिए कोई आदमी। तो ये सेकंड मिनिमा हो गया। अब इसी तरीके से इन जनरल फॉर nth जनरल मिनिमा, अब हम nth जनरल मिनिमा की बात करेंगे। वीडियो को पॉज करके नोट करना आपका काम था, नोट कर लिया होगा। फॉर nth जनरल मिनिमा, साइन, अरे पहले पाथ डिफरेंस बता दूं क्या लिखा जाता है इसके लिए, बी के इज इक्वल टू एन लैम्डा, तो साइन थीटा एन, ये क्या है, एंगुलर पोजीशन ऑफ nth जनरल मिनिमा, इसकी वैल्यू हो जाएगी एन लैम्डा अपॉन ये साइन थीटा एन, कभी कभी हम इसे थीटा एन से भी डिनोट कर देते हैं। तो ये खत्म हुआ फ्राउनहोफर सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न से nth जनरल मिनिमा का डेरिवेशन। अगर आपको एग्जाम में ये डेरिवेशन आए तो आपको एक्सपेरिमेंटल सेटअप दिखाना होगा, फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम दिखानी होगी, एक्सप्लेनेशन करना होगा जो मैंने आपको लिख के दिया है। उसके बाद आप फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट मिनिमम दिखाइए और उसके बाद डायरेक्ट ये दिखा दीजिए, सेकंड मिनिमम ना दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इतने से इट इज अंडरस्टूड फॉर द 5 मार्क्स क्वेश्चन। नाउ वी विल डिस्कस हाउ वी विल फॉर्म या पोजीशन ऑफ nth जनरल मैक्सिमा। तो आइए फिर शुरू करते हैं, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा, फिर शुरू करते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा, कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट मैक्सिमम, लेट बी के यानी पाथ डिफरेंस, ये जो है वो पाथ डिफरेंस 3 लैम्डा बाई 2 है। नाउ इमेजिन slit to be divided into 3 equal parts.
अब स्लिट को हमने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। देखो उसमें इवन नंबर था, इसमें ऑड नंबर है, ठीक, ये 3 पार्ट में डिवाइड किया। अब इसका नाम हम ए रखेंगे, इसका नाम हम C1, इसका नाम C2, इसका नाम B। एक रे यहां से डिफ्रेक्ट हुई, एक रे यहां से डिफ्रेक्ट हुई। इट इज द वे ऑफ एक्सप्लेनेशन मेयरली, ठीक, ये फ्रॉन अपर ने एक्सप्लेन किया था। अब ये जा रही है टू P1 डैश की तरफ, परपेंडिकुलर ड्रॉप आउट कीजिए। आप इसको लिखिए 3 λ/2, ये हो जाएगा 2 λ/2, ये हो जाएगा λ/2, इसको θ1 डैश कर दीजिए। जैसे हमने मिनिमा की एंगुलर पोजीशन के लिए θ1, θ2, θ3 की वैल्यू ली थी, वैसे ही हम मैक्सिमा के लिए θ1 डैश, θ2 डैश और θn डैश की वैल्यू लेंगे। अब देखो अगर वो 3 तुम समझे थे तो इसको समझने में तुम्हें बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हुई। क्यों? क्योंकि एक वेव यहाँ से और एक वेव यहाँ से निकली। तो सिमेट्री कहती है कि इन दोनों वेव के बीच का जो पाथ डिफरेंस होगा वो λ/2 होगा। अब जब λ/2 के पाथ डिफरेंस पे 2 वेव सुपरपोज करेंगी तो P1 डैश पर मिनिमा होगा, यानी इतने हिस्से की जितनी भी लाइट है वो सब यहाँ पे जाके अंधेरा कर देगी। तो भैया उजाला कैसे होगा? ये वाली जो वेव निकलेगी, ये तो यहाँ पर इसको कोई खत्म करने वाला तो है नहीं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ नहीं, तो यही मैक्सिमा देगी, ठीक है। तो फॉर ईच वेव originated from the part AC1, there is a wave originated from the part C1, C2. There is a wave originated from the part C1, C2, ठीक, C1, C2 originated from the part C1, C2. These two waves superpose each other at P1 dash with path difference λ/2, resulting destructive interference. Or interference or cancel each other's effect, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगी। तो फिर होगा क्या है? Hence all the waves originated from part C to B reaches P1 dash to produce फर्स्ट मैक्सिमा, सॉरी, जैसे कि वो कैंसिल नहीं हुई है, फर्स्ट मैक्सिमा यहाँ प्रोड्यूस होगा, प्रोड्यूसेस फर्स्ट मैक्सिमा। क्लियर है बेटा? ये फर्स्ट मैक्सिमा प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट मैक्सिमा प्रोड्यूस करेंगे। तो अब कंडीशन फॉर फर्स्ट मैक्सिमा, एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा साइन θ1 डैश इज इक्वल टू पाथ डिफरेंस कितना है 3 λ/2 डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा E, वही फार्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा आ गया। अब इसी तरीके से इन जनरल कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ nth जनरल मिनिमा, बेटा इसको भी पॉज करके नोट कर डालिए। कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ nth जनरल मैक्सिमा। अब जनरल मैक्सिमा के लिए हम जो पाथ
ये ऑड मल्टीपल हमें लेना है तो हम ऑड मल्टीपल लेंगे। बेटा वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर डालिए। चैप्टर अपनी अंतिम सांसें गिनने की ओर बढ़ रहा है। बस 2-4-5 मिनट में ये चैप्टर खत्म होगा और हम मॉडर्न फिजिक्स में इंटर करेंगे। पाथ डिफरेंस। तो बच्चों कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ nth जनरल मैक्सिमम, nth सेकेंडरी मैक्सिमम, क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमम अलग है, बात सफा हर रोज दफा। तो लेट 2n+1 λ/2। अब आप स्लिट को 2n+1 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 2n पार्ट से निकलने वाली वेव्स एक दूसरे को रीइंफोर्स करके कैंसिल कर देंगी और जो 1 पार्ट की वेव्स होंगी वही जाके वहां पर मैक्सिमम प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि उनका इफेक्ट कैंसिल नहीं हुआ है। ये एक बुनियादी डिफरेंस है डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस में, कि इसमें फर्स्ट मैक्सिमा जब बनता है तो फर्स्ट मैक्सिमा बनने में, जैसे मान लीजिए कि आपने 100% इंटेंसिटी की एक लाइट यूज की, तो फर्स्ट मैक्सिमा बनने में अब आप लाइट को 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो 66% इंटेंसिटी गायब हो जाती है। फर्स्ट मैक्सिमा बनता है 33% इंटेंसिटी से। अब सेकंड मिनिमा आपको बनाना है तो आप 5 हिस्से में लाइट को डिवाइड करेंगे तो आप 4 हिस्से की लाइट तो गायब करा देंगे, रीइंफोर्स करेंगी वो एक दूसरे को अपोजिट फेस में। λ/2 के पार्ट डिफरेंस की वजह से 80% लाइट गायब हो जाएगी, तो आप 20% लाइट से सेकंड मिनिमा मिलेगा। उसी तरीके से जैसे जैसे हम स्लिट का डिवीजन बढ़ाते जाते हैं, इक्वल पार्ट्स बढ़ाते जाते हैं ऑड नंबर में, तो 1 पार्ट छोड़कर बाकी सारे पार्ट की इंटेंसिटी कैंसिल हो जाती है। उस तरीके से मैक्सिमा बनता है, क्योंकि जो रिमेनिंग पार्ट रहता है वही लोग जाके वहां पे उजाला दिखाते हैं। ठीक है, जैसे इसको ऐसे समझ लीजिए, जैसे 5 लोगों के हाथ में हमने मशाल दी और कहा आगे जाके एक जगह पे दे आओ। अब जब 5 मशाल आपने दी तो 4 मशाल बुझ गए, 1 मशाल आपके पास बची। अब ऐसे ही तो जाहिर की बात है कि 5 मशालों की रोशनी में एक उतने ही तेल में, मान लीजिए एक तेल में सब में बराबर तेल डाले, अब उतना ही तेल हमने 7 मशालों में डाल दिया, 6 मशाल बुझ गई, तो आपको जाहिर सी बात है कम तेल है तो कम रोशनी मिलेगी। फिर आपने 9 मशाल ले ली, 8 मशाल खत्म हो गई, ये थर्ड मैक्सिमा के लिए। तो सेम कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे लगाकर इसको समझ सकते हैं। तो अगर लेट बी के इक्वल टू पार्ट डिफरेंस 2n+ λ/2, तो पोजीशन ऑफ nth जनरल मैक्सिमा, पोजीशन ऑफ nth जनरल मैक्सिमा sin थीटा n इज इक्वल टू 2n+1 λ/2 और 1/e, where e is the slit width। ठीक है बच्चों, अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व या डिफ्रैक्शन पैटर्न, है ना। अब इसको नोट कर डालो यार, सुंदर सा ग्राफ बनाएंगे आपके लिए। तो साहब ये हुआ जनरल, ये देखो ये डेरिवेशन का हिस्सा नहीं है। फ्रॉनहोफर सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न से आप nth जनरल मिनिमा की कंडीशन अचीव करेंगे, ऑब्टेन करेंगे, डिराइव करेंगे, अचीव करेंगे या ऑब्टेन करेंगे या डिराइव करेंगे, ये मैंने आपको अलग से समझाया। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक 1 नंबर में बहुत बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो अपन डिफ्रैक्शन का इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जब बनाते हैं तो देखिए कैसे बनाते हैं। इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉर डिफ्रैक्शन पैटर्न। अब आपका फॉर्चूनेट कहिए और हमारा अनफॉर्चूनेट की रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप हटा दिया गया, वरना डिफ्रैक्शन पैटर्न की असली महिमा वही समझ में आती है। खैर हटा, कोई बात नहीं, जितना सिलेबस में है उतना ही हम आपको पढ़ा पाएंगे, क्योंकि आप लोग चिल्लाने लगेंगे कि ये सिलेबस में नहीं है, हमारे पर बर्डन है, ऐसा है वैसा है। चलिए साहब, तो देखिए
सेंट्रल मैक्सिमम मैंने आपको बताया मशालों का किस्सा, सारी मशालें जाके वहां मिलेंगी, तो ये देखिए सबसे बड़ा सेंट्रल मैक्सिमम। चलिए जहां पर पहाड़ की ढाल खत्म यहाँ पर थी, प्लेन यहाँ पर थी, ये फर्स्ट मैक्सिमा है, फर्स्ट मिनिमा है। फिर इसका सेकेंड मिनिमा, अरे सेकेंड मैक्सिमा उससे और नीचे, मैंने आपसे कहा था ना इंटेंसिटी ऑफ लाइट गोज ऑन डिक्रीजिंग। डिफ्रैक्शन और इंटरफियरेंस में बुनियादी फर्क यही है कि इंटरफियरेंस में इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिक और यूनिफॉर्म होता है, जबकि डिफ्रैक्शन में सेंट्रल मैक्सिमम सबसे ज़्यादा ब्राइट और इंटेंस होता है। उसके बाद के जो मैक्सिमम होते हैं फ्रिंजेस जो होती हैं उनकी इंटेंसिटी कमज़ोर पड़ती चली जाती है। जैसे देखिए थर्ड मिनिमा और बेचारा कमज़ोर, फोर्थ मिनिमा और बेचारा कमज़ोर, फिफ्थ मिनिमा और बेचारा कमज़ोर, सिक्स्थ मिनिमा और कमज़ोर, सेवेंथ मिनिमा और कमज़ोर, और ये इस तरीके से खत्म। ये देखिए तो डिक्रीजिंग इंटेंसिटी है हर मिनिमा और हर मैक्सिमा की इंटेंसिटी डिक्रीज। सिमेट्रिकली आप इधर भी कर्व बनाएंगे, ठीक है, ये सिमेट्रिकल कर्व आप इधर भी बनाएंगे। ये बेटा इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है। अच्छा, इसमें हर एक पॉइंट का एक स्पेसिफिक मीनिंग है। ये क्या है? ये फर्स्ट मिनिमा है। ये क्या है? फर्स्ट मिनिमा है। ये क्या है? सेकंड मिनिमा है। ये क्या है? सेकंड मिनिमा है। अच्छा, ये क्या है? सेंट्रल मैक्सिमा है। ये क्या है? फर्स्ट मैक्सिमा है। ये क्या है? सेकंड मैक्सिमा है। ये क्या है? फर्स्ट मैक्सिमा है। ये क्या है? सेकंड मैक्सिमा है, एंड सो ऑन, ऐसे चलते चले जाएंगे। ये कहाँ मिलता है? ये लैम्डा बाई ई माइनस पर। ये कहाँ मिलता है? लैम्डा बाई ई प्लस पर। ये कहाँ मिलता है? 2 लैम्डा बाई ई पर। ये कहाँ मिलता है? -2 लैम्डा बाई ई पर। ये कहाँ मिलता है? 3 लैम्डा बाई ई पर। ये थर्ड मिनिमा आ गया, टी मिनिमा। तो ये कहाँ मिलता है? 3 लैम्डा बाई ई पर। ये कहाँ मिलेगा? -3 लैम्डा बाई ई पर। इसमें एक न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, विद ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम। तो ये विद ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम, चलो भाई इसको भी नोट कर देते हैं। ये क्या है? विद ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम। तो विद ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम का फार्मूला क्या होता है? विद ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम। इस पे न्यूमेरिकल आते हैं, अभी मैं करवा भी दूंगा, फार्मूला आप नोट कर लें। विद ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम लैम्डा प्लस लैम्डा अपॉन ई प्लस लैम्डा अपॉन ई 2 लैम्डा अपॉन ई होता है। यहीं पर आपका ये चैप्टर कंक्लूड होता है। बहुत बहुत बधाइयाँ आपको। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 22, चूँकि चैप्टर नंबर 21 तो ये आपका था, चैप्टर नंबर 21 आपका डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट था। चैप्टर नंबर 22 पोलराइजेशन ऑफ लाइट है, जो आपके सिलेबस से एक्सक्लूड कर दिया गया है। इस ग्राफ को नोट कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब यहाँ से और भी आसान फिजिक्स है, ठीक है, और भी आसान फिजिक्स। ये वीडियो को पॉज कर आप नोट कर लीजिएगा। डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन में जो पहला टॉपिक है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो चैप्टर नंबर 23 स्टार्ट हो रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अपने तरीके से अगर हम पढ़ाएं तो सबसे पहले हम आपको एक चीज बताएंगे, रिस्ट्रेनिंग इफेक्ट हैं। रिस्ट्रेनिंग इफेक्ट हम अपने ही तरीके से पढ़ाएंगे यार। रिस्ट्रेनिंग इफेक्ट, व्हेनेवर an electron tries to comes out from a surface, a force comes into play. A force comes into play which pull back the electron, which pull back the electron। यही वजह है कि आप कंडक्टर में चिल्लाते रहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, भाग नहीं पाता। क्यों नहीं भाग पाता?
क्योंकि जैसे ही वो भागने की कोशिश करता है एक फोर्स प्ले में आ जाता है। A force comes into play which will back the electron. ठीक, this force is known as restraining force, and the effect is known as restraining effect. इसे हम restraining effect कहते हैं। ये मेरा पढ़ाने का तरीका है इस चैप्टर को। अब तो इसका इस इफेक्ट को समझाने का स्पष्ट और सीधा मतलब है कि कोई इलेक्ट्रॉन अपनी मर्जी से सरफेस से बाहर नहीं आ सकता। कोई इलेक्ट्रॉन अपनी मर्जी से सरफेस से बाहर नहीं आ सकता। तो जब अपनी मर्जी से सरफेस से बाहर नहीं आ सकता तो फिर आइए यहाँ पर एक दूसरा टर्म वर्क फंक्शन। 11th में आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में वर्क फंक्शन। द मिनिमम एनर्जी required to eject an electron from a surface without imparting any kinetic energy is known as वर्क फंक्शन। तो अब अगर आपको इलेक्ट्रॉनों को आज़ाद कराना है तो सबसे पहले आपको इतनी एनर्जी सप्लाई करनी होगी कि वो रिस्ट्रेनिंग फोर्स को ओवरकम करके बाहर निकले। इसे आप ऐसे समझ लीजिए जैसे आप किसी पिक्चर के हीरो हैं और आपको अपने पिताजी को जेल से छुड़ाना है। ऐसा बहुत सी इंडियन पिक्चरों में आइए, अपने दोस्त को जेल से छुड़ाना है। तो जब आप जेल से छुड़ाने जाओगे गैर कानूनी तरीके से तो सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले आप बेड़ियां तोड़ोगे, क्योंकि वो बेड़ियों में बंधा होगा। अब बेड़ियों में बंधा है तो उसकी बेड़ी तोड़ी गई, तो ये जो बेड़ी तोड़ने वाली एनर्जी जो आप खर्च करोगे उसे वर्क फंक्शन कहोगे। अब उसके बाद अगर आपके पास भी ताकत बचेगी, हालांकि पिक्चरों में नॉर्मली यही होता है, हीरो जाता है बेड़ी तोड़ता है, तोड़ के आराम से। तो सलमान खान की पिक्चर देखी हो तो लात मार के दरवाज़ा तोड़ देते हैं। फिजिक्स की खुली धज्जी उड़ानी हो तो आप साउथ इंडियन मूवीज़ देखें, आजकल की इंडियन मूवीज़ देखें तो आपको दिखाई देगा फिजिक्स की धज्जी कैसे उड़ाई जाती है। बहरहाल रियलिटी ये है कि किसी मेटल के सरफेस से अपनी इच्छा से कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी सूरत में बाहर नहीं आ सकता। अगर आपको इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो फिर आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। अब एनर्जी सप्लाई करने के तरीके होते हैं, ऐसे थोड़ी कि आप किसी को भी एनर्जी दे देंगे और इलेक्ट्रॉन चल देगा और आपको दिखाई देने लगेगा, जी नहीं। आइए पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। चैप्टर नंबर 23 की पहली हेडिंग हमारी तरफ से, हमारे हिसाब से। तो अब आप टाइप्स ऑफ इमिशन देखेंगे। टाइप्स ऑफ इमिशन, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। टाइप्स ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें पहला आप समझ लिए थर्मियोनिक इमिशन। बाई शॉर्ट में लिख देते हैं बाई हीटिंग द मेटल। बाई हीटिंग द मेटल, ठीक। एक सेकंड, पहला तरीका। दूसरा तरीका फील्ड इमिशन। बाई अप्लाइंग हाई इलेक्ट्रिक फील्ड। हम इन दोनों के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। हीटिंग एलिमेंट करके भी आप वर्क फंक्शन की ओवरकम करके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं। हाई एनर्जी के इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके भी आप इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं। मसला जो है
हमारा जो मसला है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसे नोट कीजिए। अब हम पढ़ेंगे तीसरा तरीका। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को नटशेल में अगर कहा जाए तो वो और कुछ नहीं, इट इज द वे टू एजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस। तो अब ये ऐसे तो होता नहीं, ऐसे तो होगा नहीं, आइए करके दिखाते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है वो मैं आपके सामने लिखता भी हूं और बताता भी हूं। चलिए, तो तीसरा जो मेथड है नंबर 3, दैट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यानी फोटॉन आया और इलेक्ट्रॉन निकला। फोटॉन क्या है बेटा? एनर्जी पैकेट। इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा? मास पार्टिकल। एनर्जी आई, मास गया। हीरो आया, अपने दोस्त को या पिताजी को लेकर भाग गया। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। फिनोमिना ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, phenomena of emission of electron from a surface due to light of suitable frequency and wavelength. Frequency and wavelength. Phenomena of emission of electron from a surface due to light of suitable frequency and wavelength is known as photo electric effect. The emitted electron is called photoelectrons. The phenomena of emission of electron from a surface due to light of suitable frequency and wavelength is known as photoelectric effect. ठीक है। The ejected electron are known as, the ejected electrons are known as photoelectrons and current, if any, is known as photoelectric current. तो जब भी किसी सरफेस पर सुटेबल फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की लाइट गिरती है, उस लाइट के गिरने की वजह से अगर सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर आता है तो हम कहते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ। भाई इलेक्ट्रॉन बाहर आया और सर्किट अगर कंप्लीट है तो आपको करंट ऑब्जर्व होगी। अब एक थे लिनार्ड, एक थे हाल्बach और एक थे हर्ट्ज। ये 3 साइंटिस्ट थे। इन 3 साइंटिस्टों ने मिलकर सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। आइए हम एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखते हैं टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो बच्चों इसको भी नोट कर लो, एक्सपेरिमेंटल सेटअप।